नमस्कार दोस्तों, डीएसएसबी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली दो वीडियोस में हम नेचुरल साइंस का ही जो एग्ज़ाम पेपर है वो कर रहे थे और आज भी जो मुझे मिला है एक एग्ज़ाम पेपर वो है मिला है 6 सितंबर 2025 का शिफ्ट 1 का पेपर। वो अगेन नेचुरल साइंस का है। तो आपको पता ही है कि हम मैथ्स वाली सीरीज कर रहे हैं। सो आज भी हम इस शिफ्ट का मैथ्स का जो पोर्शन है वो करेंगे। ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, शायद बोरिंग भी हो जाती है। सो मेरा जो मेन फोकस है वो क्वेश्चन कराने पे रहेगा, आपको मेथड सिखाने पे रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है? इफ द लिस्टेड प्राइस ऑफ ए बैग इज 80% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड ए डिस्काउंट ऑफ 66% इज अनाउंस्ड ऑन इट, फाइंड द लॉस परसेंटेज। सिंपल सी चीज है। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई उसका कॉस्ट प्राइस 100 था फॉर एग्जाम्पल लेट, लेकिन मार्क्ड प्राइस या लिस्टेड प्राइस 80% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो कितना होगा मार्क्ड प्राइस? 180। अब इस पे डिस्काउंट है कितना? 66%। तो इसमें का आफ्टर डिस्काउंट जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? मार्क्ड प्राइस का 34% होगा, क्योंकि 66% तो डिस्काउंट है। तो जो एक्चुअल वैल्यू सेलिंग प्राइस हुआ जिसमें बिका वो हो गया 34%, क्योंकि 100 में से 66 गया तो 34 बचते हैं। ठीक है, तो 180 का 34% मैं अगर निकाल लूं, 18 चौका 72, 7 18 3 54 और 7 61, तो इसके मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 61.2। अब हमसे पूछा है कि लॉस परसेंटेज बताओ, तो लॉस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में निकाली जाती है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 100 की कोई चीज थी और 61.2 में बेची गई, तो लॉस यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे हुआ 38.8 रुपीज का। अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो 100 के ऊपर ही काउंट किया गया है कॉस्ट प्राइस के, तो 38.8% हो गया। ठीक, तो ऐसे कई लोग कंफ्यूज हो गए कि मैंने 34% क्यों लिया है। अगर आपको समझना है तो आप फिर से एक बारी सुनिए कि मैंने क्या बोला। अदरवाइज आप क्या है, इसका 66% निकाल के 180 में से माइनस कर दीजिए तो भी आपका 61.2 आएगा। मैंने डायरेक्टली बताया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिवर फ्लोइंग से, बोट एंड स्ट्रीम। इन ए रिवर वाटर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, एक नदी है, ऐसे ए नदी है, नदी का पानी ऐसे ऐसे बह रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में बह रहा है। अब इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ए मोटर बोट टेक्स इक्वल टाइम इन गोइंग 87 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुसार या धारा के साथ। तो ये करंट है ना, करंट इस तरफ है तो बोट भी इस तरफ ही जा रही है। तो वो क्या करती है, फिर टाइम इक्वल लेती है अगर धारा के विपरीत मतलब अपस्ट्रीम 29 किलोमीटर जाता है तो। ये है 87 किलोमीटर। अब देखो समझाता हूं। 87 किलोमीटर कवर करता है जो भी है टाइम में। तो स्पीड क्या है, टाइम निकालने के लिए हम देखेंगे, टाइम तो इक्वल है। इसका मतलब हम इक्वेट कर सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम 87 किलोमीटर जाने में जितना टाइम लग रहा है, अप स्ट्रीम 29 किलोमीटर ऊपर आने में लग रहा है। तो डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है भाई, करंट सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाता है। देखो हम नदी की डायरेक्शन में अगर हम तैरेंगे या बोट चलेगी तो फास्ट चलेगी, क्योंकि दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। दोनों की स्पीड जुड़ जाती है तो हमें पानी की स्पीड पता है 4 किलोमीटर पर आवर, हमें बोट की स्पीड नहीं पता, हमने एक्स मान ली। लेकिन अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट साइड में चलेगा तो 4 की जो स्पीड है वो काटेगी आपस में। ये बोट इस तरफ जा रही है और पानी इस तरफ जा रहा, तो वो काटेगी तो घट जाएगी। सो इसमें से हम देख लेंगे 29 या 87, तो 3x - 12 इज इक्वल टू x प्लस 4। ये हो गया 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। हमारी x की वैल्यू मतलब भाई बोट किस स्पीड से चल रही है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमें क्या बताना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 46 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 29 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब 46 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई 4 जोड़ देंगे 8 में, 8 और 4 कितना 12 डाउन स्ट्रीम है, प्लस 99 किलोमीटर अप स्ट्रीम है तो 8 में से 4 गया क्योंकि 4 की स्पीड थी ऑलरेडी, तो 8 में 4 गया 4। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करना है तो ऑब्वियसली एलसीएम हम 12 ले लेंगे, 12 ले लिया। 46 प्लस
99 गुना 3 कितना हो गया, इसको 3 से गुना कर देंगे तो 297 हो गया, और ये हो गया 46। तो 7 और 6 13, 1 4 1 5 9 14 3, ठीक। 343/12। अब डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 103, 12 8 96। अब मान लो 28 आ गया तो आपको आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, देखो मैं जिस अनुसार कैलकुलेशन ऐसे बोल बोल के करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे कितनी बेसिक सी कैलकुलेशन कर रहा है, कैसे कर रहा है। भाई मैं आपको ये सब करके इसीलिए दिखाता होता हूँ कि हम एग्जाम में, मैं ये माना करो कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं उस कैलकुलेशन को कैसे करूँगा। अब मैं एक्सपर्ट के हिसाब से मैं आपको सीधा यहाँ पे इसके बाद ये लिख के दे देता तो आप बोलते कि ये कैसे आया, इसका मतलब टीचर ने रटा हुआ है या फिर मैंने रटा हुआ है। भाई ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको कराने की कोशिश करता हूँ, जो कि एक प्रैक्टिकल चीज है। एग्जाम में जिस प्रैक्टिकल जिस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, बिल्कुल सेम तरीके से आपको कराने की कोशिश करता हूँ। इसलिए ये मत मानिए कि हाँ इनको नहीं पता, नहीं आता। भाई मैं भी ऐसे याद रख सकता हूँ और कैलकुलेशन को और फास्ट भी कर सकता हूँ अपने तरीके पे, अगर मुझे ही अगर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना हो। बट आपको बताता हूँ कि भाई कैसे कैसे क्या कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको हर स्टेप समझ आए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, द सीट्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स इन द कॉलेज आर इन द रेशियो 5:7:4। if these seats were to increase 20 50 50 respectively, then find the new ratio of the seats after increase। देखो इसको करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे। बढ़ कितना रहा है, 20 परसेंट में, ये 50, ये भी बढ़ रहा है 50। आफ्टर इंक्रीज पूछा है, तो पहले तो नॉर्मल तरीका क्या करेंगे हम, एक एक जीरो मान लेंगे। अब आफ्टर इंक्रीज तो कितना हो जाएगा, मैं तो जबकि आपको यही बोलता हूं कि आप इसमें 100 में जोड़ के ही टोटल निकाल लीजिए, जितना भी है वो 100 में जोड़ के निकाल लीजिए तो टोटल आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, टोटल बढ़ने के बाद 60 होगी, 15 सत्ता 105 हो गई, 15 चौके 60 हो गई। अगर आप वैसे भी निकालोगे तो 50 का 20% आएगा 10, 10 आएगा तो 50 में 10 जोड़ोगे तो 60 है। तो वो मल्टीप्लाई करना और जोड़ना उससे बेहतर है कि आप सीधा ही निकाल लो, ठीक, इजी कैलकुलेशन है। अब मैं निकालूंगा इसको, 12 पंजे 60, 15 पे भी जा सकता है, 15 चौका 60, 15 सत्ता 105, 15 चौके 60, 4:7:4। इसका मैं एक और बेहतरीन तरीका आपको बता सकता हूँ। तो पता नहीं थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। परसेंटेज इंक्रीज कितना है, 20, इसमें 50 और इसमें 50। जीरो से देखो ये रेशो में है, ये भी रेशो में ही है, ये आपस में मल्टीप्लाई में है और ये आपस में रेशो में है। तो मैंने तीनों में से जो चीज कॉमन थी वो काट ली। अब तीनों में कौन कौन सी चीज कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 भी मैंने यहां से काट दिया, ठीक। अब क्या बच गया, यही था क्या, 5 7 4 20, सॉरी 12 बढ़ने के बाद ये है, तो 12, 4 तिये 12, तो क्या बता, 12 बताया था ना। अब जीरो तो कट गई, 5 तिये 15, ये भी 150 है, 5 तिये 15 और ये 12 है, तो 3 से 3 गए और 3 चौके 12, तो 4:7:4 ऐसे बनेगा, ऐसे आ सकता है। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, क्योंकि हमें ये जो वैल्यू है ना ये परसेंटेज की टोटल लेनी पड़ेगी, टोटल लेंगे तो वो एक रेशो में आ जाएगा। बट मुझे लगता है कि ये एक सिंपलेस्ट वे है, इसमें आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये थोड़ा प्रो लेवल का है, समझने में भी थोड़ा सा टाइम और कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है। In what ratio must a grocer mix two varieties of rice costing 273 rupees and 170 rupees per kg respectively to get a mixture of rice worth 223 per kg? अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, कोई भी दो चीज है, लाइक एक बहुत ठंडा पानी है, हमारा सर्दियों में बहुत ठंडा पानी है, तो आपने क्या करा, बहुत ज्यादा गर्म कर लिया, आप नहा नहीं सकते इस गर्म पानी में। अब आपने क्या करा, नहाने लायक पानी बनाने के लिए बहुत ठंडा पानी उस गर्म पानी में मिला दिया, तो उसके जो पानी मिलाया उसके बाद जो पानी होगा उसकी कंडीशन क्या होगी, ल्यूक वार्म, मतलब निवाया पानी बोलते हैं जिस, मतलब हम अपनी देसी भाषा में, कि निवाया पानी गुनगुना पानी हो जाएगा कि जिससे हम नहा सकें। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई आपने गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दिया तो भाई वो इससे भी ठंडा हो जाएगा, या फिर
अगर गर्म पानी है इससे भी गर्म हो जाएगा। एक्सट्रीम कंडीशन पॉसिबल नहीं है, हमेशा बीच की कंडीशन ही पॉसिबल है। तो सेम चीज है कि कोई भी दो चीज मिलाई जाएंगी सेम वैरायटी की, नो सॉरी डिफरेंट वैरायटी की सेम चीजें मिलाई जाएंगी, तो जो भी आउटकम होगा वो बीच का ही होगा। अब आप देखो, इससे ये चीज मैंने ऐसे क्यों समझाई कि एलिगेशन शायद आपको आता हो, नहीं आता हो तो आप कमेंट सेक्शन मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एक अलग से टॉपिक करके बता दूंगा, अदरवाइज यहाँ पे भी समझा दूंगा। तो एलिगेशन कब लगता है, जब दो अलग अलग वैरायटी की सेम चीजें मिक्स की जाएं तो उनके आउटकम है ना वो बीच का आए। अब देखो 273 रुपीज, 170 रुपीज, तो आउटकम आया 223 रुपीज, जो कि इनके बीच का होगा। एक तरीके से ये अ, इस तरह की मिक्स करने वाली चीजें उसमें ही लगता है एलिगेशन। अब बड़े में से छोटा घटाएंगे, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 2 गया 5। अब इस बड़े में से ये छोटा घटाएंगे, 3 में से 0 गया 3, 12 में से 7 गया 5। ये जो है इससे क्या है, ये ऊपर तो वो वैरायटी है जो मिक्स करे गए हैं, मिक्स करने के बाद जो वैरायटी बनती है वो ये है, और किस रेशियो में मिक्स करे गए हैं वो है ये। ठीक, तो ये आपका आंसर है। हेमंत और इरफान कैन कंप्लीट ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 7 और 19 दिन रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 4 days इरफान लेफ्ट। इन हाउ मेनी डेज विल हेमंत कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखो भाई ऐसा ही था, इरफान हमेशा ऐसे ही बीच में छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो भाई अपना सोच समझ के दोस्त चुना करो। अब देखो, हेमंत है 7 दिन काम करता है, इरफान 19 दिन। ठीक, 7 और 19 तो टोटल वर्क बनेगा 7 × 19। अब इसकी एफिशिएंसी जो आएगी वो आएगी 19, इसकी आएगी 7। अब 4 दिन तो इरफान ने मिलके काम किया है, ठीक है, 19 और 7 26। टोटल एफिशिएंसी एक दिन की क्या मतलब, एक दिन का जो काम बनता है उनका 26, 4 दिन काम किया तो 26 दूनी 52 दूनी 104, मतलब 4 दिन में 104 काम हुआ। और टोटल काम कितना था, टोटल काम टोटल काम था 133। अगर 104 काम हो चुका है तो कितना बचता है 29। 29 काम अकेले किसको करना पड़ा, हेमंत को। और 29 काम करने में सिर्फ एफिशिएंसी हेमंत की थी 19, तो 29/19, 19 एकम 19, 10/19, ये आ जाएगा आपका आंसर। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, 2 पाइप्स एंड वी कैन फिल ए टैंक ऑफ 27 आवर्स, ठीक है, एंड 10 आवर्स रिस्पेक्टिवली। If both pipes are opened simultaneously, then the time taken to fill the tank is। तो 270 इसकी टोटल वर्क हो गया, 10 इसकी एफिशिएंसी, 27 इसकी, क्योंकि देखो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। अब दोनों ने मिलके मतलब टोटल 37 काम हो गया। करना कितना है 270, तो अब 270 डिवाइड बाई 37। अब आप इसमें से ऑप्शंस एलिमिनेट करने में मुझे लगता है कि आपको महारत हासिल होने वाली है। मैं हर क्वेश्चन में आपको या जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ बताता हूँ। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो 270 है वो 370, अगर मैं इसकी 10 से गुणा कर दूं तो 370 से छोटा है, और काफ़ी छोटा है, थोड़ा भी नहीं काफ़ी छोटा है। इट मीन्स कि 10 से तो छोटा आएगा, अब 11 पॉसिबल नहीं है और 10 भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 10 से छोटा ही आएगा। कितना छोटा आएगा, काफ़ी छोटा आएगा। ये तो थोड़ा छोटा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो काफ़ी छोटा आएगा, तो ये आंसर है सीधा ऐसे। 20% ऑफ ए नंबर, ठीक है भाई, 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 120, द रिजल्ट इज द सेम नंबर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो गई, तो मैंने क्या बोला, 2x प्लस 1200 इज इक्वल टू 10x। ठीक, अब ये 2x उधर जाके क्या होगा, माइनस 8x इज इक्वल टू 1200। 8 से मैं डिवाइड कर दूं, 15 8 120, x इज 150, और x इज इक्वल टू 150, देन उसका 20% हमें बताना है। 20% इसका निकाल लो तो कितना आएगा, 30, 15 दूनी 30। ऐसे बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग डिफरेंट हाइट्स। ओके, ये दे रखी है हमें। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुज हाइट इज लेस देन और इक्वल टू 125 सेंटीमीटर और ग्रेटर देन 145 सेंटीमीटर। हमें वो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं जिनकी हाइट
या तो कम हो या इक्वल हो 125 सेंटीमीटर के। तो भाई 8 थे 120 या उससे कम, 125 से या उससे कम 16 थे, मतलब 8 तो इसके नीचे हो गए, 8 और बच्चे ऐड हो गए तो 16 हो गए। तो 125 या उससे कम कितने स्टूडेंट हो गए या चिल्ड्रन हो गए? 16। ठीक है। और ग्रेटर देन 145, तो ये 72 यहाँ तक थे, और उससे ऊपर है 86। इसका मतलब 14 बच्चे ऐसे थे जिनकी हाइट थी 145 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो अब इनको हम जोड़ देंगे, 16 और 14 30। तो 30 आपका आंसर है। A man sells two articles for 6,000 each. He gains 50% on the first but loses 25% on the next. His total loss percentage in a percent approximately will be. अब देखो करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। एक बेसिक तरीका जो कि मैं पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपको अलग अलग तरीके सीखने हैं तो आपको सारी वीडियोस फॉलो करनी पड़ेंगी, ध्यान से सुनना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा। अब देखो आज मैं नया तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। नया तरीका क्या है कि गेन हुआ 50%। मतलब 100% तो कोई चीज थी, उसमें 50% और एड ऑन हो गया, तो वो हो गया 150%। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 50% को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2। अब दो तो चीज थी ही, उसमें एक का और फायदा हो गया, तो एक्चुअल में वो चीज क्या होगी? गेन होने के बाद दो थी वो तो हो गई 3। मतलब कॉस्ट प्राइस था 2, सेलिंग प्राइस हो गया 3। लेकिन जब लॉस हुआ तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। 1/4 का क्या मतलब है? उसकी वैल्यू 4 थी तो उस पर 1 रुपए का लॉस हो गया। ठीक। तो जो 4 थी वैल्यू, मतलब सीपी उसका था 4 और लॉस हो गया 1 का, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 3। अब यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि दोनों आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। हमें इसमें 6,000 का कोई मतलब नहीं है, बस हमें इतना पता है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो सेम है। तो यहाँ पे भी हमें सेम रखना पड़ेगा। ये है सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस था, ये है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दोनों में केस में 3 3 आ रहा है, तब तो हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ भी सेम है और हमें भी दिया भी गया सेम है। अगर नहीं होता तो हमें सेम करना पड़ता, लेकिन सेम है। तो आप देखो 2 और +4 6, 3 + 3 6। कोई 6 की चीज खरीदी थी और 6 में ही बेच दी, तो क्या लॉस और क्या पर प्रॉफिट? कुछ भी नहीं, जीरो। इसको सिंपल तरीके से जो मैंने पहले पिछली वीडियोस में बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियोस देख के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मेथड। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। वही पहले आपका जो ब्रैकेट्स है उनको ओपन करो। 4 और 8 12, 12 माइनस का होगा क्योंकि 12 माइनस का साइन है। तो 8 और 3 11 में से 12 गया तो माइनस का 1, ब्रैकेट के अंदर -1 है, बाहर माइनस है तो क्या हो गया? प्लस। तो 9 और 7 16 और 1 17, 14 गुना 17 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये हो गया। ये डिवाइड में है किसके? 272 के। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 272 डिवाइड बाई 14 इंटू 17 ऊपर आ गया, ये नीचे से आ गया 7 ऊपर। ठीक। अब देखो 17 से मैं डिवाइड करूं, 17 एकम 17, 17 6 का 102, 14 से 7 दूनी 14, 2 अट्ठे 16, तो 8 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, ऐसे सिंप्लीफिकेशन था। A can complete a piece of work in 14 days. B can complete in 17 days. If they work on alternate days, starting with B on the first day, in how many days will the work be finished? तो हमें पता है टोटल काम हो गया 14 गुना 17। इसकी ए की होगी 17 एफिशिएंसी, बी की होगी 14 एफिशिएंसी। ठीक। अब पहले दिन कौन काम करेगा? बी। कितना काम करेगा? 14। दूसरे दिन कौन काम करेगा? ए। कितना काम करेगा? 17। तो 2 दिन का अगर मैं 2 डेज का काउंट करूं, कितना काम हो गया? 31। 2 दिन का 31 काम हो गया। ठीक। टोटल काम करना कितना है? 17 चौका 68, 6 17 और 6 23, 238। अब हमें थोड़ा एक आइडिया लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने आइडिया लगा लिया कि 7 पे ये जा सकता है आसपास कहीं, तो मैंने क्या किया, दूसरा पेन ले लेता हूँ। 7 पे जा सकता है। ठीक है, तो 7 पे मैंने क्या किया? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, तो यहाँ तो 14 दिन हो गए।
और यहाँ कितना गया 7 एकम 7, 7 या 21, 217 काम हो गया। अब 14 दिन में 217 काम खत्म हुआ और लास्ट में ए काम करके हटा है 14वें दिन। 15वें दिन कौन आया? अब मैं 15 डेज की बात करूं, 15वें दिन आया बी। बी ने 14 काम किया तो बी इसमें 14 काम और जोड़ दिया तो 217 में 14 जोड़ दिया तो 231। अब 15 दिन में ये 231 काम हुआ। अब 16वें दिन जो भी आया तो कितना काम बचा, मिला उसको 7 काम। तो अब आप देखो 15 दिन लग गए, 7 काम बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर ये होगा। ठीक, बाकी आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्योंकि जो 7 काम है वो आके किसको करना है, ए को करेगा तो 7/17 वैसे हो जाएगा। पाइप P कैन फिल 7/9 पार्ट ऑफ ए टैंक इन 28 आवर्स। ओके, P क्या करता है, 7/9 पार्ट करता है कितने घंटे में, 28 घंटे में। तो वो पूरा पार्ट कितने में करेगा, 7 चौका 9 चौका 36 घंटे में करेगा पूरा टैंक फिल। क्यू सेम, क्यू क्या करता है, 2/3 कितने घंटे में करता है, 2 घंटे में। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 3 घंटे में। ठीक है, ओके। देन बोथ वर क्लोज्ड, pipe R was then opened and emptied open together. How long did ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। यहाँ पे भी आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आगे क्वेश्चन है, क्योंकि emptied opened together कुछ सेंस बन नहीं रहा, तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन को छोड़ें, नेक्स्ट में चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक whose dimensions are given as 2, 49, 46। कुछ नहीं, वही यूनिट डिजिट वाला खेल, 2 9 18, 8 6 48, आखिरी में 8 आएगा। सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट ऑफ 64 8, क्यूब रूट ऑफ 729 9, 2 गुना 2/6 गुना ये है, तो 9 दूनी 18, 6 तिया 18। ठीक है, 3 8 तिया 24 आ गया, और 16% ऑफ 50। अब एक बात बताओ, मैं या तो इसको लिख दूं 16% ऑफ 50, या मैं इसको 16 का 50% लिख सकता हूँ, सेम ही चीज है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने 16 का 50% निकाला तो कितना होगा, आधा। 16 का आधा कितना हो गया, 8। 8 माइनस यहाँ पे कितना आया था हमारा, 24, और माइनस का 24 इसलिए क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो 8 माइनस 24 कितना आ गया, -16। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज अगर 16% दिया है तो इसको हम मान सकते हैं 16 का 50% इक्वली है वो। A solid cube of side 12 centimeter is dropped into a cuboidal container of length 20 centimeter, breadth 18 centimeter and height 14 centimeter, which is partly filled with water. If the cube is completely submerged, then the rise of the water level in centimeter is। Obvious सी बात है, जब वो कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा तो वो उतनी ही वाटर डिस्प्लेसमेंट करेगा जितना उसकी वॉल्यूम होगी। तो सॉलिड क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी, 12 × 12 × 12, और जो लेंथ और ब्रेड्थ है उस हिसाब से पानी 20 × 18 है। अब वाटर राइज कितना करेगा वो हमें पता लगाना है, h मान लो या इसको x मान लो। तो अब 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और अरे 3 चौका 12, अब हो गया ये 4 पंजा 20, तो 12 दूनी 24/5 इज इक्वल टू x, ये हाइट, तो ये हो गया 4.8। The ratio of the cost price of the articles X and Y is 6:7. A man earns a profit of 11% by selling X and loses 28% by selling Y. Then what is the gain loss percentage in the entire transaction? अब इजी है, इसको हम क्या करेंगे, बस 2 जीरो लगा के छोड़ देंगे। कोई भी कैलकुलेशन करनी है आसानी से हो सकती है। इसका 11% निकालेंगे, क्या है प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, इसका क्या लॉस है तो घटा देंगे। तो इसका 11% निकालेंगे तो कितना होगा, 66। इसका 28% निकालेंगे तो 56, 7 12 5 17, 176। अब यही होता होगा सर, 5 7 14 5 19, सॉरी 196। तो इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। अगर ओवरऑल देखें तो लॉस हुआ कितने का, 130 का, 130 का लॉस हुआ, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 1300।
अब 1300 पे 130 का लॉस हुआ तो कितना परसेंट लॉस हुआ? 10%। कमल completes his journey in 9 hours. Okay. He covers half the distance at 26 km per hour and the rest at 91 km per hour. What is the length of the journey in kilometer is? अब देखो, टोटल टाइम तो लगा उसको 9 घंटे, लेकिन आधा डिस्टेंस कितने से कवर किया? 26 की स्पीड से, और बाकी बचा आधा 91 की स्पीड से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस तो हमने इक्वल मान लिया, इक्वल कर दिया, लेकिन 26 की स्पीड से उसने मान लो एक्स टाइम उसने ट्रेवल किया, कोई डिस्टेंस कवर हुआ। सेम डिस्टेंस कवर किया उसने 91 की स्पीड से, 9 माइनस एक्स। क्यों? टोटल 9 घंटे लगे थे, लेकिन एक्स तो पहले ही खर्च कर चुका है, बाकी बचा टाइम ये। तो अब भी हो गया 26 एक्स, 9 एक 9 81, 819 माइनस 91 एक्स। अब 91 एक्स यहाँ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ऐसे मैं पहले भी समझा चुका हूं, जब भी ऐसा कुछ दिखे तो आप मान लिया करो कि लास्ट का डिजिट यहाँ 9 लाना है, तो 7 की कितने से गुना करें? 7 से करें तो ये आएगा। अब भले करके देख लो, तब भी यही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन को इजी और थोड़ा आपकी हेल्प के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ गई है 7। मीन्स जो 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने डिस्टेंस कवर किया, तो वो कितने घंटे ट्रेवल किया? 7 घंटे। बाकी 91 की स्पीड से उसने कितने घंटे ट्रेवल किया? 2 घंटे, क्योंकि टोटल घंटे थे 9। अब बताना है लेंथ ऑफ द जर्नी। 7 की, इससे देखो 91 की कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 नियम 18। एक जो आधा डिस्टेंस है वो 182 किलोमीटर, तो 2 के साथ गुणा कर दे, 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, 364 किलोमीटर आ गया। क्योंकि हाफ हाफ इक्वल डिस्टेंस की जर्नी थी, तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक हाफ निकाल लिया, तो उस 2 से गुणा करने पे टोटल डिस्टेंस आ गया। सिंप्लीफिकेशन अगेन, 2 और 2 4, माइनस 4 है तो 5 और 7 में से 4 गया 3, तो लेकिन माइनस 12 तो माइनस का 3, 6 5 11 में से 3 गया तो 8, ये हो गया 20/10। अब 20/10 है तो ये गया पूरा, 8 दूनी 16, 272/16। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा ऐसा है नंबर जिसकी यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई यहाँ 2 लेके आ सकती है, तो 7 ही है, 7 6 42, बाकी आप डिवाइड करेंगे तो 17 ही आएगा। मीन प्रोपोर्शन, ये हमेशा याद रखो, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? रूट ए बी। रूट ए बी है तो यहाँ पे 24 गुना 54, 24 को हमने डिवाइड कर लिया 8 या 24, 8 या 24 कर लो, चाहे चलो 8 या 24 कर लेता हूँ, या फिर आप हमें है ना, देखो स्क्वायर रूट से बाहर निकालनी है चीज़ें, तो थोड़ा सिंप्लीफाई वे में करेंगे। 4 गुना 2, 8 या 24, 54 को भी ऐसे कर लिया मैंने, 9 छिका 54, ठीक है। अब ये रूट में है, अब 4 का स्क्वायर रूट कितना है? 2, मैंने बाहर निकाल लिया, 3 दूनी 6 और 6, ये भी मैंने 6 बाहर निकाल लिया, और 9 है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 6 × 18 दूनी 36, ठीक है। ऐसे पेयर बनाते चले जाओ, और जिसका स्क्वायर रूट पता है, लाइक हमें 9 का पता है, 2 4 का पता है, तो उनको वैसे रहने दो, और बाकी मैंने 6 का पेयर बना लिया, तो 6 बाहर आ गया, ठीक। इन ए टेस्ट B got 64 marks while A got 80 marks out of 120 maximum marks. What percentage of B's marks were A's marks? देखो यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि इसने बोला कि जो B के नंबर हैं, सॉरी A के नंबर हैं, वो B के नंबर के कितना परसेंटेज है? व्हाट परसेंटेज ऑफ B's मार्क्स, मतलब B के नंबर के कितना परसेंट है A के नंबर? तो A के नंबर है 80, मैक्सिमम मार्क्स से हमारा कोई लेना देना नहीं, इन दो का ही आपस में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो हम इन दो को ही देखेंगे। 80/64 गुना 64, मतलब 1000/8, वो सीधी कैलकुलेशन है 125, तो 125%, ये आपका आंसर हो जाए, ठीक है। आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। सो ऐसे ही आप कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। आपके हर DSSB एग्जाम में, इवन और कोई भी एग्जाम है, तो उसमें जो मैथ्स का पार्ट है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।